प्यारे मित्रों, आज हम लाए हैं मॉडल पेपर संख्या 5 हिंदी व्याकरण के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमारे पिछले जो 4 मॉडल पेपर अभी तक हो चुके हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने समावेश किया था। उसी प्रकार 5वां मॉडल पेपर भी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी कक्षा के दौरान बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहले मेरे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, बहुत ही आसान सा है। देखिए, महेश शब्द का संधि विच्छेद है। महेश शब्द का संधि विच्छेद पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। महो प्लस ईश होगा, महा प्लस ईश होगा, मही प्लस ईश होगा या मही प्लस ईश होगा। 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? महा प्लस ईश होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? महा प्लस ईश, क्योंकि आ और ई मिलकर के क्या बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ए का निर्माण करते हैं। किसका? माफ कीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं अपन। किसका निर्माण करते हैं? ये ए का निर्माण करते हैं। ए का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो आ और ई मिलके ऐ बनते हैं। तो क्या होगा? विकल्प संख्या 2 जो है महा प्लस ईश होगा, महेश का संधि विच्छेद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, मतेक्य में कौन सी संधि है? मतेक्य में कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर का निर्माण कौन सी स्वर संधि के भेद में होता है। तो यहाँ देखिए, ए की मात्रा, आई की मात्रा आ रही है, डबल मात्रा आ रही है। उस डबल मात्रा का मतलब होता है ये वाला ए। ठीक, इसका निर्माण किसमें होता है बताइए मुझे? वृद्धि संधि में होता है। किसमें होता है? वृद्धि संधि में। तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान है ना, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को किस प्रकार किया जाता है, क्या तरीके हैं, कैसे पहचान करें, यह आना आपको अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर हिंदी व्याकरण में। अब आप नहीं तो क्या करते, यहाँ पर फिर इसका विच्छेद करते, फिर देखते नहीं। आपको पता है कि यहाँ पर मतेक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मतेक्य लिखा हुआ है, और इस मतेक्य में ये मात्रा है, ए की मात्रा है। ए का निर्माण किसमें होता है? वृद्धि संधि में होता है, इसलिए आपने विकल्प 4 को सही ठहरा दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है विद्यार्थियों, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। देखिए, अत्याचारी में संधि का कौन सा प्रकार है? कौन सी संधि है आपके अत्याचारी में? तो देखिए, अत्याचारी का संधि विच्छेद क्या होगा? अति, अति प्लस क्या होगा बताइए? आचारी। क्या होगा? अति प्लस आचारी होगा। अब अति प्लस आचारी है, तो ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ई क्या? ये कब होता है? जब असमान स्वर हो। और किसमें होता है ये आपके? बताइए किसमें होता है? यण संधि में होता है। किसमें होता है? यण संधि में। यण संधि में क्या क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, ई का यह हो जाता है, उ का वह हो जाता है। ये पता है ना आपको? तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट में अपने आंसर फटाफट लिखते जाइए ताकि हमें पता रहे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर, क्या निस प्लस ठुर होगा, क्या निह प्लस ठुर होगा, क्या निह प्लस स्तुर होगा या निष्ठ प्लस उर होगा? तो देखिए, निष्ठुर जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब भी ये देखिए, ये होगा, इसका क्या होगा? निष्ठुर होगा। जब भी विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो। क्या हो? ई या ऊ की मात्रा हो विसर्ग से पहले। देखो, न में ई की मात्रा है, विसर्ग से पहले है। और इसके बाद क्या क्या आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, ट आ जाए, ठ आ जाए, तो विसर्ग जो है वह किसमें बदल जाता है? श षटकोण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? श षटकोण में। ये किसका नियम है? आपकी विसर्ग संधि का नियम है। क ख प फ ट ठ आ जाए तो किसका नियम है? लेकिन कब? ई और ऊ के बाद विसर्ग हो तो श में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, नी प्लस ठुर दिया गया है, विसर्ग ई है, ई के बाद क्या आ रहा है? ठ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठ आ रहा है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? श में। तो क्या लिखोगे आप? निष्ठुर लिखोगे। क्या लिखोगे? निष्ठुर लिखोगे। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए, सु लगा है, संस लगा है, सम लगा है या स। तो संस्कार का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, वह होता है सम प्लस कार। क्या होता है? सम प्लस कार होता है। यह मैं जो है
यहाँ जो मैं दिया गया है यह मैं किसमें अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो उससे क्या बनेगा आपके मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या बनेगा, संस्कार बनेगा। क्या बनेगा, संस्कार बनेगा, है ना, समझ गए। बढ़ते हैं आगे विकल्प, तो इसमें क्या होगा, विकल्प संख्या 3 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सु लगा है, प्रति लगा है, परा लगा है, परी लगा है या परा लगा है। तो देखिए सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत होता है। उ का क्या हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, यण संधि का नियम। वह में ये आ जोड़ देंगे, गए और तय, यहाँ स क्या रह गया, उ हटने से आधा रह गया, क्या बन गया आपके, स्वागत बन गया। तो विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्र लगा है, प्रति लगा है, परि लगा है या परा लगा है। तो बिल्कुल इजी सा है, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा है। विकल्प संख्या 2 जो है वह प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। देखो दोस्तों, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय या कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो देखिए दोस्तों, भाववाचक, क्रियावाचक और कर्मवाचक ये तो कृत प्रत्यय के भेद है, लेकिन संबंधवाचक जो है वह किसका है आपके, वह तद्धित प्रत्यय का भेद है। किसका है, तद्धित प्रत्यय का भेद है। इसलिए विकल्प संख्या 2 जो है वह आपके सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है, कौन सा, विकल्प संख्या 2 संबंधवाचक जो है तद्धित प्रत्यय का है। किसका, तद्धित प्रत्यय का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सी संधि का, वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि में किस किस का निर्माण होता है, ए का है, ए का और औ का निर्माण होता है। वृद्धि संधि में इन दोनों का निर्माण होता है ना, यानी कि ये वाली मात्रा आनी चाहिए और ये वाली मात्रा आनी चाहिए। देखो किस किस में, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन अभ्यागत में कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसका उदाहरण नहीं है। ये पहचान है प्यारे विद्यार्थियों, पहचानना सीखो। अगर प्रश्न को इस प्रकार पहचाना सीख गए, आप इस प्रकार करना प्रश्नों को सीख गए, तो आपके प्रश्न व्याकरण के गलत नहीं होंगे। ठीक है, विशेषकर संधि के, संधि को बहुत ही बच्चे मानते हैं कि सर संधि बहुत ही टफ रहती है, कठिन रहती है, समझ में नहीं आती। आप इन चीजों को पढ़िए, परिभाषाओं को पढ़िए। ये ध्यान रखिए कि कौन सी, जैसे स्वर संधि, तो स्वर संधि के 5 जो स्वर संधि के भेद है उनमें कौन कौन से स्वरों का निर्माण होता है, उन स्वरों को आपको पता चल गया तो अपने आप पता चलेगा। ठीक है, तो अभ्यागत, अभ्यागत कैसे बना है ये भी देख लीजिए। अभि प्लस आगत से मिलकर बना है, अभि प्लस आगत से मिलकर बना है, यण संधि का नियम है। कौन सी संधि है, यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ई का ये हो जाता है, ई का ये हो जाता है, उससे क्या बनता है, अभ्यागत बनता है। क्या बनता है, अभ्यागत बनता है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है, क्या क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक कृत प्रत्यय है या कर्णवाचक कृत प्रत्यय है। तो देखो गुर्राहट क्या है, यह भाववाचक कृत प्रत्यय में आएगा। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुर्राहट जो है इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आहट प्रत्यय लगा हुआ है, और ये भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। किसका है, भाववाचक कृत प्रत्यय का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, नीलकमल में कौन सा समास है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। नीलकमल में कौन सा समास है, द्विगु संख्यावाची है क्या, नहीं है। द्वंद्व और अथवा या का बोध हो रहा है क्या, नहीं है। कर्मधारय बिल्कुल है। नीलकमल विशेषण विशेष्य बता रहा है, विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या है यहाँ पर बता दीजिए, विशेषण है नील, क्या है, विशेष्य क्या है आपके, कमल। कमल विशेष्य कमल क्यों है, क्योंकि नील के द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए। अपने परम मित्रों को, इस जो भी आपके दोस्त हैं उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताया गया है आपको,
तो बिल्कुल यह तो उत्तर सही होना चाहिए। बिल्कुल विकल्प 4 जो है कर्मधारय समास इसका उदाहरण होगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। जैसे नील कमल में नील और कमल, देखिए कमल क्या है, विशेषण है, पहला पद है, दूसरा पद विशेष्य कमल जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है विद्यार्थियों, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है। विशेषण और संज्ञा शब्द के संबंध वाले, है ना, किसमें, विशेषण और संज्ञा शब्द वाले में कौन सा समास होता है। कर्मधारय होता है, बहुव्रीहि होता है, द्वंद्व होता है या कौन सा होता है। तो विशेषण और संज्ञा के बीच में कौन सा होगा, सीधी सी बात है, कर्मधारय ही होगा ना। कमल क्या है, संज्ञा शब्द है, नील क्या है, विशेषण शब्द आ गया, तो विशेषण और संज्ञा। तो देखिए कर्मधारय के ही तीनों प्रश्न आपको दिए गए हैं, लेकिन तीनों ही किस प्रकार घुमा करके दिए गए हैं, यही तैयारी आपकी गुरागिया क्लासेस करवा रही है। यानी प्रश्न को हर प्रकार से आपके सामने लेके आ रहे हैं हम, ताकि बच्चों आपका प्रश्न कहीं भी गलत नहीं हो। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प संख्या 1 बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। 4 विकल्प हैं, दिनकर, सूर्य को वसुंधरा, बिल्कुल पृथ्वी को ही कहा जाता है। इसको कहा जाता है पृथ्वी कह दो, धरती कह दो, है ना, मेदिनी कह दो, धरा कह दो, अचला कह दो, है कि नहीं, है ना, रत्न गर्भा कह दो। ये सब किसके हैं, आपके वसुंधरा पृथ्वी के ही पर्यायवाची है। आत्मजा नहीं होगा, गिरि पर्वत का होता है। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है, बहुत ही आसान सा है। जाह्नवी किसको कहते हैं बताइए मुझे, गंगा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गंगा जी को। और गंगा जी के पर्यायवाची आपको पता है, तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, मंदाकिनी, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो विषय आपको पर्यायवाची याद होना जरूरी है। अगर आपको गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी पता है तो आप इस विकल्प को बिल्कुल सही कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी में फंस जाएंगे, है ना। रश्मि तो होता है किसका, किरण का होता है। कुमुदिनी और नलिनी किसका होता है, बताइए बताइए। कुमुदिनी क्या कमल को कहते हैं, किसका है, फटाफट कमेंट में आपके आंसर दीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा है। ऐरावत हाथी का है, तड़ित, मघवा, वाजी, बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विकल्प संख्या 16 और प्रश्न संख्या 16 का विकल्प संख्या 2 जो है वह घोड़े का पर्यायवाची, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, वाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, है ना। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा है, वक्र शब्द का सही विलोम है। वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा, ऋजु। वक्र का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, टेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा होता है। और ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा। क्या होता है, सीधा। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो विलोम पूछा है तो बिल्कुल विकल्प 1 ही इसका, टेढ़ा नहीं होगा, तिरछा नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है, सार्थक या उपयोगी। सार्थक का उपयोगी होता है क्या, सार्थक का क्या होता है, निरर्थक होता है, निरर्थक होता है। तो विकल्प 1 ही आपके सही उत्तर मिल जाता है प्रश्न संख्या 18 में। दाता का याचक है, ये पढ़ लीजिए। मनुष्यता का पशुता है और गहरा का उथला, ये याद भी कर लीजिए, ये पढ़ भी लीजिए। मान लीजिए दाता का ही पूछ ले कि कौन सा विलोम शब्द है, तो आपको आना चाहिए याचक होता है, मनुष्यता का पशुता और गहरा का उथला। सार्थक का निरर्थक होता है, उपयोगी नहीं होता। उपयोगी का होता है अनुपयोगी, ठीक है। तो विकल्प संख्या 1 प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम होगा। कृतज्ञ का सही विलोम होगा, क्या होगा, दयालु होगा, उदार होगा, कृतज्ञ होगा या निर्दयी होगा। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम, तो बिल्कुल कृतज्ञ, विकल्प संख्या 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि कृतज्ञ क्या है, जो किए हुए उपकार को माने। कृतज्ञ क्या है, जो किए उपकार को नहीं माने। यह प्रश्न आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है और अनेक बार परीक्षाओं में भी आया गया है। तो विशेष ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ का जो बहुत अधिक जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। तो देखो, जो बहुत जानकार हो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुज्ञ।
जो जानकारी या परिचित हो उसको अभिज्ञ कहते हैं, जो विद्वान या विशेषज्ञ उसको विज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानने वाला हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, या सबसे अधिक जानने वाला। तो जो बहुत जानकार उसको क्या कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे। विकल्प संख्या 1 जो है वह प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 यानी 21 की ओर। एक बार फटाफट से राधे राधे कर दीजिए। आज हमने भूल गए ना राधे राधे करना, राधे राधे कर लीजिए कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपको भी और मुझे भी। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो। अकल्पित वो तो जिसकी कल्पना नहीं की, अकल्पनीय वही होगा। अप्रत्याशित बिल्कुल जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह क्या हो गया, अप्रत्याशित होगा। आशातीत जिसकी आशा की गई हो वह आशातीत होगा। अप्रत्याशित यानी जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प संख्या 3 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। किस क्रमांक में कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। कुल और कुल का, तो देखिए कुल कहते हैं वंश को और कुल कहते हैं किनारे को। कुल किसको कहते हैं, किनारे को, और कुल किसको कहते हैं, वंश को। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है। एक बार पानी पी लिया जाए, आप भी पानी पी लीजिए, गर्मी का मौसम है। विशेष ध्यान रखें सभी बालक बालिकाएं विद्यार्थी, है ना। भाई जल ही जीवन है, ठीक है, पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं ना कितना 70% 75% हमारे क्या है, जल ही तो है कि नहीं। इसलिए प्रश्न संख्या 22 हो गया हमारे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, यानी अंबुज का और अंबुद का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंबुज कमल का पर्यायवाची है और अंबुद किसका है, बादल का। तो विकल्प 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन हम बात करते हैं एक शब्द और होता है अम्ब। ध्यान रखिए, अम्ब का अर्थ होता है माता, एक होता है आपके अंबु। क्या होता है, अंबु। अंबु का अर्थ होता है जल। स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अंबुज का आपको बता दिया कमल होता है और अंबुज का क्या होता है, बादल होता है। तो ये भी याद रखना है, अगर अम्ब और अंबुज आ जाए तो अम्ब कहते हैं माता को और अंबुज कहते हैं जल को। यह भी विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। किस क्रमांक में परिमाण कहते हैं मात्रा को, किसको कहते हैं, मात्रा को, और परिणाम क्या कहते हैं, फल को, नतीजे को। तो देखिए कहां है, बता दीजिए। विकल्प संख्या 2 उसका सही आंसर दे रहा है। परिमाण यानी मात्रा और परिणाम यानी नतीजा। जैसे कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो बीएसटीसी का तैयारी कर रहे हैं उनका कक्षा 12 का क्या आया है, परिणाम आया है। क्या है, परिणाम आया है। तो परिमाण और परिणाम में विशेष पढ़ते वक्त भी विशेष ध्यान रखें, कहीं परिणाम को परिमाण और परिणाम को परिमाण नहीं पढ़ ले, ऐसा विशेष ध्यान रखें। विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। आइए प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। तो देखिए तो दिया है कूप। कूप क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है प्यारे विद्यार्थियों। और इसका क्या होता है, कुआं तद्भव होता है। केला जो है वह तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम है वह क्या होता है, कदली। केले को कदली फल भी कहा जाता है। काक, काक क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, कौवा होता है। ठीक है। और कटु, कटु भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा। पूछा गया तद्भव, तद्भव कौन सा है, केला। क्या है, केला शब्द जो है वह क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, कदली होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, चौंच, चूर्ण, चंद्रिका या शकट। देखिए ध्यान रखिए, चोंच जो है इसको तद्भव रूप है। क्या है, तद्भव रूप है। तत्सम क्या होता है, चंचू होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या होता है, चंचू होता है। चंद्रिका का चांदनी तद्भव होता है, चांदनी तद्भव होता है। ठीक है कि नहीं है। चूर्ण का चूरन होता है। क्या होता है, चूरन होता है। और शकट जो है इसका आप फटाफट से बता दीजिए मुझे क्या होता है, मैं बता दूं, छकड़ा जिसको बोलते हैं यहाँ। क्या होता है, छकड़ा। तो विकल्प संख्या 2 जो है, माफ कीजिए, विकल्प संख्या 1 जो है वह क्या है, सही तद्भव रूप है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। सही वर्तनी वाला शब्द है यानी, अनाधिकार, प्रतिज्ञा या आशीर्वाद। तो देखिए यानी नहीं होता, बड़ी की मात्रा, अनाधिकार नहीं होता है ना, प्रतिज्ञा होता है। आशीर्वाद बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है। विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 27 का नोट कर लीजिए इसको।
बहुत सी बार आशीर्वाद इस प्रकार आपकी परीक्षा में लिखा जाता है जिसको अनेक बच्चे सही मान लेते हैं और अधिकतर ऐसा लिखा जाता है। नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, आशीर्वाद होता है, र यहाँ आएगा जबकि र यहाँ पे आना चाहिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द है। नृत्यांगना नृत्यांगना होता है, पूजनीय जय पूरा आता है, केंद्रीकरण शुभेच्छु, शुभेच्छु में मात्रा छोटे ऊ की आती है। केंद्रीकरण बिल्कुल सही है। केंद्रीकरण जो है प्रश्न संख्या 28 का बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प संख्या 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परिशिष्ट जो है इसमें परिशिष्ट इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, परिशिष्ट इस प्रकार लिखा जाता है। पौरुष बिल्कुल सही है, लावण्यता नहीं होता मेरे प्यारे मित्रों, लावण्य होता है। क्या होता है? लावण्य होता है। और व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक होता है। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 की ओर। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या है? अच्छा तीर्थयात्री कहलाएगा, यशस्वी व्यक्ति कहलाएगा, अवसरवादी व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसा व्यक्ति क्या? अवसरवादी, अपना अवसर देके जहां अपना फायदा हो वहां वह जाके अपना कार्य करता है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी आज की कक्षा कैसी लगी? 30 प्रश्न बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए और राधे राधे लिखिए। लगातार हमसे जुड़ी रहिए। पीटीटी वाले बच्चों का एग्जाम बहुत पास है, तो एक भी क्लास मिस ना करें। यही वह कक्षाएं हैं जहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में छपने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास निरंतर होना चाहिए। ये अभ्यास के लिए ही गुरु आज्ञा क्लासेस है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।